साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के पहाड़ों से मैदानों की तरफ होने वाला पलायन अनेक दशकों से चिंता का विषय रहा है। अभी हाल ही में वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी उत्तराखंड के गांव को आबाद करने के लिए उत्तराखंड के लोगों को कुछ सुझाव दिए हैं। इस विषय का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने पलायन करने के अनेक कारण बताए हैं। पलायन के लिए जिम्मेदार माने जा रहे कारकों में से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमज़ोर स्थिति प्रमुख कारण माने जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अभाव और संचार माध्यमों का कमज़ोर होना भी कारण है। अनेक जानकारों का मानना है कि सरकार की ओर से जंगल से मिलने वाले वनस्पति उत्पादों पर सरकारी रोक टोक में वृद्धि के कारण एक तरफ तो पशुपालन मुश्किल हो गया है और दूसरी ओर वनस्पति उत्पादों को हासिल करने में लगने वाला समय और श्रम भी बढ़ गया है। महिलाओं की दृष्टि से समझने पर पता चलता है कि उत्तराखंड में पाई जाने वाली पितृसत्ता के कारण ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में नहीं रहना चाहती हैं, क्योंकि पितृसत्ता के कारण वहाँ की महिलाओं पर एक तो कामों का बोझ पुरुषों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और दूसरी ओर पितृसत्ता के कारण वहाँ की महिलाएं घरेलू हिंसा से भी पीड़ित हैं। शिक्षा के अवसरों के कारण आज उत्तराखंड की महिलाओं की शादी करने की उम्र बढ़ रही है और शिक्षा के अवसरों के कारण उनमें अपने समाज में व्याप्त पितृसत्ता को चिन्हित और विश्लेषित करने और उसे चुनौती देने की समझ और साहस भी विकसित हुआ है। ऐसे अनेक कारक हैं जिनकी वजह से उत्तराखंड से लगातार पलायन हो रहा है। पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद खराब स्थिति के कारण अनेक रिटायर्ड उत्तराखंडी अपने गांव को नहीं लौटना चाहते या चाहती, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार ज़रूरत रहती है। उत्तराखंड में ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां से किसी भी सुविधा संपन्न अस्पताल की दूरी 200 से 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। 60 साल से ज़्यादा की उम्र में किसी सामान्य या गंभीर बीमारी की हालत में 200-300 किलोमीटर की असुविधाजनक यात्रा करना बेहद कष्टकारी है, वह भी अकेले, क्योंकि जवान लोग तो प्लेन्स में रहते हैं। इसलिए उत्तराखंड से पलायन को रोकना उनके बस की बात नहीं है, जो संस्कृति पर केंद्रित भावात्मक पुकार की बात करके पलायन की धारा को उलटना चाहते हैं। पलायन को रोकना उनके भी बस की बात नहीं है जो उत्तराखंड के किन्हीं व्यक्तियों के किसी काम में सफल हो जाने की कहानी को पलायन रोकने के उपाय के रूप में पेश करते हैं। क्योंकि पलायन सिस्टमिक कारणों से होता है, इसलिए उसे रोकने के समाधान भी सिस्टमिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग किन्हीं मजबूरियों के कारण पलायन कर गए हैं वे पहाड़ पर रह रहे लोगों से कम उत्तराखंडी हैं। यदि इस बात को मान लिया जाए कि पलायन करने वाले लोग कम उत्तराखंडी हैं, तो इसी तर्क के आधार पर कहा जा सकता है कि वहाँ की महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा उत्तराखंडी हैं या वहाँ के बुज़ुर्ग युवा लोगों की तुलना में ज़्यादा उत्तराखंडी हैं, क्योंकि महिलाओं और बुज़ुर्गों की तुलना में पुरुष और युवा ज़्यादा संख्या में पलायन करते हैं। इस तरह की अतार्किक और भावात्मक किस्म की बातों से पलायन जैसी गंभीर चुनौती को न तो समझा जा सकता है और न ही उसका समाधान निकाला जा सकता है। पिछले साल 4 नवंबर 2024 को पौड़ी गढ़वाल के एक जगह मरचुला के पास एक बस गहरे में रामगंगा में गिर गई। उस दुर्घटना में 36 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस दुर्घटना में घायलों को बड़ी मुश्किल से मरचुला से 35 किलोमीटर दूर रामनगर पहुंचाया गया, लेकिन रामनगर के अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में घायलों को रामनगर से 52 किलोमीटर दूर हल्द्वानी ले जाया गया, लेकिन वहां भी इलाज न हो सका तो घायलों को हल्द्वानी से 250 किलोमीटर दूर ऋषिकेश ले जाया गया। इस तरह घायलों को 338 किलोमीटर तक दौड़ाया जाता रहा। ऐसी स्थिति में पलायन पर बात करना गंभीर विषय है और उसको गंभीरता से ही समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में पलायन पर भावात्मक नज़रिए से नहीं बल्कि राजनीतिक नज़रिए से विचार करने से ही हल मिल सकता है। राजनीतिक नज़रिए का अर्थ है पहाड़ पे रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सस्ती और आरामदेह पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी आदि के लिए उपयुक्त नीति, पैसे का आवंटन
उपयुक्त क्रियान्वयन और उपयुक्त मॉनिटरिंग की योजनाबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तराखंड की सरकार मानती है कि शिक्षा की खराब स्थिति और वहां से होने वाले पलायन के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। शिक्षा की जितनी ज़्यादा खराब स्थिति उतना ज़्यादा पलायन। इसी साल उत्तराखंड की ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने राज्य में शिक्षा की स्थिति को बताने वाली एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है राज्य से पलायन प्रभावित क्षेत्रों में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु सिफारिशें। इस रिपोर्ट के अध्यक्ष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि राज्य में स्कूली शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है। रिपोर्ट में माना गया है कि उत्तराखंड से पलायन के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव पलायन का एक मुख्य कारण है। रिपोर्ट की भूमिका में लिखा गया है कि विद्यालयों में कई चुनौतियां हैं, जिसके अभाव से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के लिए आंकड़े उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्रोतों से लिए गए हैं। उत्तराखंड के पलायन निवारण आयोग की यह रिपोर्ट बताती है कि राज्य में प्राइमरी के 12,065 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 22,005 टीचर्स काम करते हैं। यानी उत्तराखंड के हर प्राइमरी स्कूल में औसतन 2 से कम टीचर्स है। 12,065 प्राइमरी स्कूलों में से केवल 6,018 स्कूलों में हेडमास्टर हैं। इसका मतलब है कि 50% से ज़्यादा स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। राज्य के 12,065 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में से 1,666 स्कूल ऐसे हैं जिनमें लड़कों की संख्या 0 है, जबकि 1,617 स्कूल ऐसे हैं जिनमें लड़कियों की संख्या 0 है। आइए अब देखते हैं कि मिडिल स्कूलों की स्थिति के बारे में इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े क्या कहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कुल 3,426 सरकारी मिडिल स्कूल हैं। इनमें 93,209 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उन स्कूलों में 8,055 टीचर्स पोस्टेड हैं, यानी एक टीचर के हिस्से में 11 से 12 विद्यार्थी आते हैं। अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के मानकों के हिसाब से देखें तो यह एक बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन हमें पता नहीं है कि 8,055 पोस्टेड टीचर्स में से कितनों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है और कितनों को राज्य के अलग अलग कामों पर लगाया गया है। यानी कितने टीचर्स से राज्य का अलग अलग नॉन टीचिंग वर्क करवाया जा रहा है, जिसके कारण स्कूल के अंदर की जो फंक्शनिंग है और पढ़ाई लिखाई का जो प्रोसेस है वो बाधित होता है। राज्य में 402 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर हैं, यानी ये सिंगल स्कूल टीचर हैं। 6ठी से 8वीं की 3 कक्षाओं के कम से कम 18 विषयों को पढ़ाने के लिए उन 402 स्कूलों में केवल एक टीचर हैं। ऐसे में उस टीचर के लिए कुछ भी पढ़ा पाना असंभव होगा। उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक 9 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में से 4 स्कूलों में ही प्रिंसिपल है। इसका अर्थ यह हुआ कि 50% से ज़्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल है ही नहीं। 50% से ज़्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल का ना होना यह बताता है कि उन स्कूलों में व्यवस्थागत चुनौतियां और भी ज़्यादा जटिल हो जाती होंगी। उन चुनौतियों का नकारात्मक असर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पड़ता होगा। ऐसे में पहाड़ के लोग पहाड़ से प्लेन्स को पलायन करने का निर्णय लेते होंगे। यहाँ पर मैं उत्तराखंड से पलायन के एक और कारक का जिक्र करना चाहता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के स्कूलों में भेदभावपूर्ण भाषा नीति को अपना रखा है। राज्य की भाषा नीति भी वहाँ के स्कूलों की बदहाली का एक कारण हो सकती है। अगर आपका बच्चा उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है तो उसे वहाँ 4थी कक्षा से संस्कृत भी पढ़नी होगी। लेकिन अगर आपका बच्चा उत्तराखंड के निजी प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ उसे 4थी कक्षा से संस्कृत नहीं पढ़नी होगी। राज्य सरकार ने राज्य में चलने वाले प्राथमिक स्कूलों के लिए भाषा की 2 नीतियां लागू कर रखी हैं। कहाँ तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का राजनीतिक कैंपेन करती रहती है कि एक देश में एक ही कानून चलना चाहिए, और कहाँ उसने अपने द्वारा शासित उत्तराखंड में भाषा पढ़ने की 2 नीतियां लागू कर रखी हैं।
तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को पढ़ने के कारण राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास गणित और पर्यावरण जैसे विषयों को पढ़ने समझने का समय निजी स्कूलों के बच्चों की तुलना में कम बचता है, क्योंकि निजी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़नी पड़ती, जबकि सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को संस्कृत भी पढ़नी पड़ती है। पहाड़ के लोगों के द्वारा पहाड़ों से शहरों की ओर पलायन करने का एक कारण यह भी हो सकता है, क्योंकि निजी स्कूलों में बच्चों को चौथी कक्षा से संस्कृत नहीं पढ़नी पड़ती और निजी स्कूल्स प्लेन्स में ही हैं। शिक्षा सुविधाओं का अभाव राज्य से पलायन के लिए जिम्मेदार कारणों में दूसरा सबसे बड़ा कारण है। 15% से ज़्यादा लोग शिक्षा की बदहाली के कारण पहाड़ से प्लेन्स में पलायन करते हैं। अगर बात करें उच्च शिक्षा की तो उसका हाल तो और भी बुरा है। इसलिए पहाड़ का नौजवान या पहाड़ की नवयुवती उच्च शिक्षा के लिए देहरादून आती हैं। देहरादून एक महंगा शहर है। पैसे के अभाव में पहाड़ के सभी युवा देहरादून में रहकर पढ़ाई नहीं कर पाते। पहाड़ से पलायन को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है वहाँ रोजगार के अच्छे और पक्के अवसर पैदा करना, और दूसरा ज़रूरी काम है स्कूली और उच्च शिक्षा की सरकारी व्यवस्था को बेहतर करना। पलायन निवारण आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पेज 39 पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ से पता चलता है कि विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से उत्तराखंड के 13 जिलों में बहुत असमानता है। हरिद्वार जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 86,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जबकि चंपावत जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में केवल 9,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्लेन्स में अनेक कारणों से जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। उन कारणों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल हैं। जहां रोजगार मिलेगा, जहां शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होगी और जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, लोग उसी तरफ को जाएंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों से 5 आग्रह किए। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से कहा कि वे रिटायर्ड होने के बाद अपने गांव को लौटें। लेकिन सवाल यह है कि अगर उन रिटायर्ड लोगों के लिए अस्पताल, डॉक्टर, दवाई और अन्य चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, तो वे लोग वापस किसके सहारे लौटेंगे? हालांकि उत्तराखंड के रिटायर्ड लोग उत्तराखंड लौट रहे हैं, लेकिन वे राज्य की उन्हीं जगहों पर लौट रहे हैं जहां कुछ हद तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का जाल बिछा हो तो अनेक लोग बिना प्रधानमंत्री के आग्रह के भी अपने गांव को लौट रहे होते, लेकिन सुविधाओं के अभाव में प्रधानमंत्री के आग्रह का कोई असर होगा, इसमें मुझे पूरा संदेह है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।